हमारा लेक्चर नंबर 4 जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है चालू हो रहा है। इसमें जो है मैं आपको जो हमारा यहाँ पर प्राइम टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन है जिससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है पहले उसको समझते हैं। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं अच्छे से। हमको लगता है कि अभी तक आप पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल जो है, जो बेसिक न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है एग्जाम में, वो जानना हमको सबसे ज्यादा अहम जरूरी है। इससे पहले जो हम लोग ने लेक्चर 3 में देखा, उसमें सीरीज पैरेलल के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, जिस तरह के, देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं सब तरह के न्यूमेरिकल्स को आपको टच कराया हूं कि आप उस तरह के ही न्यूमेरिकल आते हैं, उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, कितना भी बहुत ज्यादा टफ आप न्यूमेरिकल बना लीजिएगा वैसा कुछ उसमें जरूरत नहीं है। या तो करंट निकालने आता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आता है, नहीं तो कोई अननोन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड मैं जितना भी आपको बता सका बताया उसमें। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इस फॉर्मूले में है ना, जो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन देता है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं पहले क्या है ये। देखिए, ये आपको रेजिस्टेंस के बारे में पहले बताता है कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है हम लोगों ने थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया है, इसमें न्यूमेरिकल बेस जो है वो नहीं लगाए हैं, आज उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस जो है आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी वायर का, जो उसके फिजिकल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके मटेरियल पे और टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो फैक्टर्स उसको किस तरह से इंपैक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के कारण उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, उसको डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आर जो है वो देखने में ही आपको समझ में आ रहा है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। इन तीनों से रिलेशन दिया है, और साथ में एक और चीज समझ लेते हैं, आर जो है वो टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चारों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है ये। ठीक है, और फिर हम लोग रेजिस्टिविटी को भी समझेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, और वो उसके बढ़ने और घटने से आपके फ्लो ऑफ करंट पे क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिपेंड करता है। देखिए, रेजिस्टिविटी जो है वो आपका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको फर्क जानना सबसे पहले जरूरी है कि ये आप रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ लिए कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, करंट के रास्ते में एक तरह से रुकावट क्रिएट करता है। जिस तरह से एक पाइप में कचरा आता है और कचरा जो है पानी को पूरी तरह से फ्लो नहीं करने देता है, जैसे आप पानी को पाइप से फ्लो करवाते हैं तो कचरा क्या करता है, उसको रोकता है फ्लो करने से। सेम उसी तरह से आपका वायर में जो है रेजिस्टेंस जो है वो रोल निभाता है। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर, वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्टेंस रोकता है। सपोज, और आपको पाइप का ही एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, अगर पूरा बहुत ज्यादा कचरा भर जाता है तो वो पानी पास ही नहीं होता, एकदम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो उसके उसी तरह से रेजिस्टेंस भी आपका वायर में करता है। इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर मटेरियल जो है, जो आपका मान लीजिए कि करंट को एकदम फ्लो नहीं करने देता है, उसका कारण यही है कि उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम लोग समझते हैं इसको और देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर के शेप और साइज पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, या आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, which which opposes है ना the flow of current through the wire, है ना, through the wire, flow of current through the wire, इसको रोकता है। समझिए इसको अच्छे से, वायर में करंट के फ्लो को रोकता है। आर क्या है,
आर जो है वो आपका शेप एंड साइज पे डिपेंड है। जिस तरह से आप शेप एंड साइज चेंज करेंगे रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक कॉपर वायर इतना बड़ा लेते हैं, है ना, और एक कॉपर वायर इतना बड़ा लेते हैं, दोनों के रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। रेजिस्टेंस पे दोनों का फर्क आएगा, मतलब जिसका आप आगे समझेंगे, अभी हम लोग लेंथ और एरिया डिस्कशन करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसको भी हम लोग समझाएंगे। अभी समझिए कि ये दोनों कॉपर वायर है ना, ये दोनों आपका कॉपर वायर है, फिर भी दोनों कॉपर वायर का रेजिस्टेंस में फर्क आ रहा है ना। तो रेजिस्टेंस आपको यहां से ही समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपके साइज पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। इस कॉपर वायर होते हुए भी इसका लंबाई ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और इसका छोटा लंबाई है तो इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में कम हो गया। तो हम लोग इसको और डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में है फर्क क्या, उन दोनों का फर्क हमको जानना है। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए है, वो एक यूनिट लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के में जो आपका रेजिस्टेंस पाया जाता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसको लंबाई से कोई मतलब नहीं है, केवल वो 1 मीटर का रेजिस्टेंस को बताता है। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग आर रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है समझिएगा, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, है ना। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी या इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना, property which does not depends, which does not depend या uh, which is the electrical resistance in what unit in unit length and unit cross sectional area, है ना। तो क्या बोलेंगे आप? resistivity, it is a material property which is defined as the electrical resistance of wire, electrical resistance of wire, समझिएगा, electrical resistance of wire of unit length या of 1 मीटर length and 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ रहे हैं आप? इसको क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको? ये मैं बताना चाह रहा हूं कि रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है? जैसे मान लीजिए इसका लंबाई L है, ठीक है, इसका टोटल लंबाई L है, या आप समझ लीजिए इसका लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, लेकिन इसको 10 मीटर से कोई मतलब नहीं है, ये एक ही मीटर में जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसका हम लोग बात कर रहे हैं। जो 1 मीटर, केवल 1 मीटर लंबाई में जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा, इसको लंबाई से कोई मतलब नहीं है, समझिए, केवल 1 मीटर लंबाई में जितना रेजिस्टेंस पाया जाएगा ना उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा वो आपका रेजिस्टिविटी हुआ, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए इसमें ये जो आपका लेंथ जो है 1 मीटर है और एरिया जो है 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों को मिलाकर 1 मीटर क्यूब हुआ। तो 1 मीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस पाया जाता है उसको भी हम लोग रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, समझिए, है ना। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हुआ? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हुआ कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल में करंट को रोकने का काम करता है, करंट को वायर से, कंडक्टर से फ्लो नहीं करने देता है ना, अपोज करता है फ्लो, मतलब करंट के फ्लो को, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो करंट को और अपोज करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपोज करेगा और करंट को अच्छे से फ्लो नहीं करने देगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट को अच्छे से फ्लो करने देगा, ठीक है। तो ये समझिए आप कि ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रेजिस्टिविटी भी हम बता दिए आपको, रेजिस्टिविटी क्या है? ये एक यूनिट, एक सिंपली समझिए, इतना बड़ा अगर ये आपका क्या बोलेंगे, एक वायर है, तो 1 मीटर अगर इतना लंबाई है, तो इतने लंबाई में जितना रेजिस्टेंस पाया जाएगा वो आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। रेजिस्टेंस को जो है आपका ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का,
वो क्या है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओहम, है ना, ओहम। लेकिन रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, समझिएगा, इसका ऐसा यूनिट जो है वो आपका ओहम मीटर है। देखिए इसके यूनिट से भी समझ में आ रहा होगा, ओहम मीटर, रेजिस्टेंस इन 1 मीटर, रेजिस्टेंस इन 1 मीटर लेंथ पाया जा रहा है, मतलब ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो रेजिस्टेंस इन 1 मीटर लेंथ, दैट इज द आपका रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, क्या नाम है ना, क्या नाम है, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इससे भी आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह का रेजिस्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस का, है ना, तो वो प्लेस क्या होगा, 1 मीटर लेंथ का जो वायर होगा उतने में जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा वो रेजिस्टिविटी है। तो देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आपको उन दोनों में फर्क नजर आया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, एक आपका मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करेगा और लंबाई चौड़ाई बढ़ने पर उसके रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, मतलब करंट को ज्यादा और कम अपोज करेगा। तो ये समझिए इस चीज को। अब आते हैं हम लोग जिसका हम बात कर रहे थे कि एरिया पे कैसे डिपेंड करता है और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। इसको मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आपको अलग अलग तरह का वायर लूंगा, मतलब वायर का कभी एरिया बढ़ा दूंगा, कभी कम कर दूंगा, ठीक है ना, और उससे हम लोग देखते हैं कि आपका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, पहले का जो रेजिस्टेंस है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अभी हम लोगों ने ये समझा इसमें कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, इसके बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में अंतर डिस्कस किए। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं और समझते हैं कि ये चारों फैक्टर्स पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, देखते हैं। चलिए, तो देखिए अभी आपको हम ये चीज पूरा बता चुके कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है। समझिएगा, आर और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या रेजिस्टिविटी को बढ़ा सकते हैं किसी वायर का, नहीं। मतलब एक मटेरियल का एक ही रेजिस्टिविटी होगा, मतलब रेजिस्टिविटी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर वायर का, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको एक कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए आर है ना, और इसका रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, इसका लंबाई जो है वो एल है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अभी मैं सारा चीज डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल कंडीशन ले लिया, ठीक है, इनिशियल कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ओके। अब इनिशियल कंडीशन में मैंने बताया कि कोई वायर है जिसका ये डायमेंशंस है, ये मटेरियल है, मतलब मटेरियल हम लोग चूज कर लिया कि रेजिस्टिविटी रॉ है। कैसा मटेरियल, मान लीजिए हम इसको कॉपर ही वायर ले लेते हैं फिर से, है ना, ये कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ आपका जो वायर की लंबाई है वो एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब हम ये चारों को डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेचर अभी यहाँ नहीं लाया है, टेम्परेचर से तो आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर का भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी इसको पहले डिस्कस करते हैं तीनों पॉइंट को, ठीक है। तो यहां से तो हम लोग समझ गए कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कॉपर वायर का एल लेंथ लिए, है ना, एल लेंथ का लिए, अब दूसरा हम लोग थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखते हैं, और एल जो है, लेंथ जो है पुराने वाले का 2 टाइम्स कर देते हैं, है ना। अभी भी मटेरियल क्या है, कॉपर वायर है, अभी भी क्या है मटेरियल, कॉपर वायर है ना। रेजिस्टिविटी फिर से रो है इसका, क्यों, रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ा, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि मटेरियल आपने चेंज नहीं किया है। तो एक मटेरियल है, चाहे वो आप कितना भी लंबाई ले लो, है ना, कितना भी उसका डायमेंशन चेंज कर लो, उसके रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं आएगा। मतलब एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस वैरी करेगा
चलिए देखते हैं कैसे वेराई करेगा। ठीक है, आर डैश में एक नया रेजिस्टेंस इसका लेता हूं। क्यों लिया अलग में? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं अपने साइड से बोल रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस जो है इससे अलग होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि अगर हमने लंबाई बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। देखिए, अभी हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, अभी जो लिखे थे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूं, दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूं। मैं इसको रेजिस्टेंस निकालने के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो अप्लाई करता हूं मैं पहले इसके लिए। तो इसके लिए अप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। इसका लेंथ एल है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बता रहा है, ये लंबाई बता रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो है। अब क्या, मटेरियल हमने चेंज किया नहीं है, तो अभी नया जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, हमने एरिया को चेंज नहीं किया है। मतलब वायर की जो मोटाई थी पहले, उतना ही थिकनेस का वायर मैं फिर से लिया हूं। ठीक है, इस बार भी वायर मेरा उतना ही मोटा है। ठीक है, फर्क किस में पड़ा, लेंथ में पड़ा। अब देखते हैं लेंथ के फर्क से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये आर डैश जो है नया, वो क्या हो जाएगा, रो, और एल की जगह पे हम लोग डालेंगे 2l। ठीक है, 2l, और एरिया क्या डालेंगे, एरिया वही रहेगा। तो देखिए आपका रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ा, रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, रेजिस्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां भी रो इस्तेमाल किए, यहां भी रो, बिकॉज बिकॉज द रीजन इज ओनली दैट द मटेरियल इज सेम, कॉपर वायर दोनों में यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको जो नया रेजिस्टेंस निकला आर डैश, वो निकला 2 को बाहर करते हैं, रो एल बाई ए। देखिए रो एल बाई ए क्या है, ये आपका पुराना रेजिस्टेंस है ना, ये पुराना रेजिस्टेंस है। तो नया रेजिस्टेंस आपको क्या निकला, 2 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस, है ना, पुराना रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस के 2 गुना हो गया। मतलब यहां से हमको ये चीज समझ में आता है कि अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं एक सिंपल वर्ड में लिखूं कि अगर पहला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं, है ना, समझिएगा, बढ़ाते हैं, तो हमारा 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 रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या घटेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझिएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब करंट हमारा कम फ्लो करेगा। मतलब दैट इंप्लाइज करंट करंट है ना, करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा। समझिए, करंट कम फ्लो करेगा। क्यों करंट कम फ्लो करेगा, कम फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब रुकावट बढ़ेगा। पाइप में जिस तरह से कचरा ज्यादा बढ़ जाएगा तो पाइप में जो पानी का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस वायर में बढ़ता है तो करंट कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। चलिए इसको और थोड़ा एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मतलब अगर हम एक कनेक्शन किए हुए हैं, यहां से हम लोग स्विच बोर्ड में वायर डाला और वायर लंबा लेके एक बल्ब बहुत दूर पे लगाया है। मतलब हम लोग समझ लीजिए कि थोड़ा 2-3 मीटर का तार ले लिए और वहां पर जाके हम बल्ब लगाए, तो क्या होगा, वो बल्ब जो है आपका कम ग्लो करेगा। रीजन इज व्हाट, कि आपका उस वहां तक करंट पहुंचने में क्या हो जा रहा है, वो करंट घट जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है ना। वहां तक जितना करंट यहां से निकला है उतना पहुंच नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दिया, तो उसका स्पीड जो है वो स्लो हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण वायर को ज्यादा सफर करना, करंट को ज्यादा दूरी सफर करना पड़ा, लेंथ ज्यादा हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस वहां पर कम हो गया, कॉलिजन ज्यादा होने लगा, है ना, ज्यादा दूर सफर करने में स्लो डाउन होने के कारण कॉलिजन ज्यादा होने लगा। तो ये आप समझिए कि आर जो है लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड रिलेशन में चलते हैं। सेकंड रिलेशन रेजिस्टिविटी वाला तो क्लियर हो गया,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेजिस्टिविटी एक चीज और समझिए, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे कितने कैसे कौन मटेरियल्स है जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है? जैसे एग्जांपल, आपका जो रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन सा है? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, नोट कर लीजिए इसको, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन सा है ना? ये आपका हो जाएगा जिसमें आपका लो करंट फ्लो करता है, जैसे जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, जैसे ग्लास, है ना, जैसे रबर, रबर, है ना, और बढ़िए और बढ़िए, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और जितने तरह के नॉन मेटल्स होते हैं ये सारे क्या है? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। मतलब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल मतलब इसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है ना, और ये करंट को बहुत ही कम फ्लो करने देता है। लेकिन लो रेजिस्टेंस मटेरियल, लो रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन से होंगे? तो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल आप यहां लिख सकते हैं, छोटा सा जगह है, लिख लीजिए। लो रेजिस्टिविटी किसकी होती है? लो रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन सा है? तो यहां पर मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपका जो कॉपर हो गया, कॉपर एक लो रेजिस्टिविटी मटेरियल, जो वायरिंग करने के लिए हम लोग काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में वायरिंग करते हैं, वो लो रेजिस्टेंस मटेरियल है। कॉपर हो गया आपका, और लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। इनका क्या है? वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टिविटी वैल्यू भी बहुत ही कम होता है। तो ये आपको दोनों तरह का मटेरियल में बता दिया कि किस मटेरियल में हाई रेजिस्टिविटी होती है और किस मटेरियल में लो रेजिस्टिविटी होती है। हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किए? हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किसका हाई होता है, रेजिस्टिविटी किसका हाई होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर जो है लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये दोनों फैक्टर हमारा क्लियर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर पे डिस्कशन करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जितना थ्योरी पढ़ना है क्लास 10 तक पढ़ लो। आपको ये बता देता हूँ, क्लास 11th में जैसे ही एंट्री करोगे और मैथ साइंस लोगे तो आपको समझ में आएगा फिजिक्स का स्टैंडर्ड। फिजिक्स में आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना है तो न्यूमेरिकल लगाइए उस पर। जितना आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, देखिएगा आपको उस तो पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इस फॉर्मूले पे जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आपका उतना ही शार्पनेस बढ़ेगा इस टॉपिक को लेकर। तो हम लोग चलते हैं, दो और इसमें जो पॉइंट्स है उसको डिस्कशन करते हैं, फैक्टर्स को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने दो पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है, दो पॉइंट डिस्कस कर लिया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आइए देखते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोग मतलब पढ़े कि लंबाई बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लंबाई घटा तो रेजिस्टेंस घटा। इसको मैं आपको एक और चीज से बताना चाहूंगा, दोनों हमारा जो डिस्कस हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। मैं इसको एरो डायग्राम से आपको बताता हूं, आपको याद करने के लिए, है ना, याद करने के लिए आपको मैं एक मेथड बताता हूं, वो बहुत अच्छे से आपको याद करा देगा इस चीज को। देखिए आप एरो यूज कीजिए, एरो मतलब ऊपर जाने वाला जो है वो इंक्रीज को बताएगा और नीचे आने वाला आपको एरो जो है वो डिक्रीज को बताएगा। तो देखिए अगर मैं एरो ऐसा देता हूं और इसके सामने एरो ऐसा देता हूं और दोनों पॉइंट को मैं यहां लिखता हूं, इसके नीचे लिखता हूं, इसके नीचे लिखता हूं मैं रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस लिखता हूं, ठीक है, और इसके नीचे लिखता हूं रेजिस्टिविटी, है, रेजिस्टिविटी। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो यहां से ये एरो से हमको क्या समझ में आता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी आपका बढ़ रहा है। और इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं, जैसे इसका उल्टा कि अगर आपका रेजिस्टेंस जो है घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घट रहा है। तो इस तरह से एरो डायग्राम से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। अब यहां समझिए सेकंड वाला जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है
कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। ठीक है, इसको भी एरो डायग्राम से आप समझ सकते हैं। आर बढ़ रहा है तो एल भी बढ़ेगा, एल भी मतलब आप इसको इस तरह समझिए, आर ज्यादा है मतलब लेंथ ज्यादा होगा, आर ज्यादा है मतलब लेंथ ज्यादा होगा, या लेंथ बढ़ रहा है उसके कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग उल्टा देख सकते हैं कि अगर आर घट रहा है तो एल भी आपका मतलब घट रहा है, या एल कम होगा या लेंथ कम होगा, इसीलिए रेजिस्टेंस कम हुआ। ठीक है, ये दोनों आप समझ लिए। अब यहां समझिए, इसको एरो डायग्राम से हम समझते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट को तो क्या समझेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट को समझे, ये सेकंड पॉइंट को समझे, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आप समझिए कि अगर आपका एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है मतलब एरिया अगर ज्यादा है, एरिया ज्यादा का मतलब क्या हुआ, एरिया का ज्यादा का मतलब हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज द थिकनेस, वायर की थिकनेस। थिकनेस, थिकनेस क्या हुआ, थिकनेस आप कहां से देखते हैं वायर का, थिकनेस आप देखते हैं सामने से, है ना, सामने से। कैसे देखेंगे, ये थिकनेस है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मार्कर की बात करूं, तो ये थिकनेस हुआ मेरा, कितना मोटा है मार्कर, कितना मोटा है। स्केच पेन इससे क्या होता है, हम लोग जनरली जो स्केच करने के लिए यूज करते हैं पेन, वो इससे पतला होता है, तो उसको पतला मोटा कैसे हम लोग पतला मोटा को कैसे पता कर पाए, इसको देखकर, इस सामने वाले को देखकर। इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो मतलब वो मोटा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है मतलब वो पतला है। तो देखिए इस पे ये जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम लोग थिकनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मोटाई बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो मोटाई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। कैसा, मोटाई बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ, मोटाई बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। इनवर्सली का मतलब यही हुआ कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, है ना। और देखिए इसी को और दूसरे तरीके से समझते हैं हम लोग कि अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है ना, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरूर उसका कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एरो डायग्राम से समझाया है इसको। अब चलते हैं इसका, जिस तरह से हम लोगों ने लेंथ का एक छोटा सा डेरिवेशन किया था और दिखाया था कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ बढ़ाने से 2 टाइम्स हो गया। अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ को हाफ करते तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता, लेंथ को 3 टाइम्स करते तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाता। चलिए देखते हैं एरिया में इसका क्या फर्क पड़ता है। देखिए मान लीजिए कि इसका लंबाई जो है एल है आपका, ठीक है, लंबाई एल है और रेजिस्टिविटी जो है इसका रो है। हाँ, फिर हम लोगों ने क्या किया, मटेरियल जो है कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं कॉपर, है ना, कॉपर वायर ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर वायर ले लेते हैं। अब कॉपर वायर में क्या होगा, समझिएगा, कॉपर वायर में इसका लंबाई ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, रेजिस्टेंस ये है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। इसको मैं इसके लिए अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, छोड़ दिया हम लोगों ने करके। अब सेकंड हम जब इसका इसका मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिए इससे मोटा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसा कर लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पुराने वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 2 टाइम्स हो गया, एरिया को हम लोग 2 टाइम्स कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी हमारा सॉरी घट जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस घटेगा, कैसे देखिए प्रूव करता हूं मैं। ठीक है, तो इसका तो हम लोगों ने ले लिया कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई, है ना। अब इसका निकालते हैं हम लोग, तो यहां से नया रेजिस्टेंस आर डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा रो, और एल तो वही रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा 2 है, एरिया 2 है। अब इसका रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, रो एल बाई 2 है। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है दोनों में। तो देखिए आप इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग के पास जगह नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ डिस्कस कर लेता हूं मैं इसको। तो यहाँ देखिए आपका जो आर डैश है, आर डैश है वो देखिए यहाँ पर जब हम 2 को अलग कर रहे हैं नीचे है, इसलिए हाफ बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, हाफ। और बाकी सब जो है वो सबको एक साइड रखता हूं मैं, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, तो ये रो एल बाई ए क्या है, पहले का रेजिस्टेंस है, पहले का रेजिस्टेंस है। तो अब इसके जगह पे पहले का रेजिस्टेंस रखेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ आर, क्या मिल जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू
हाफ आर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले का रेजिस्टेंस से अभी का रेजिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब उसका आधा हो गया। रेजिस्टेंस आधा होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस आधा होने का मतलब हुआ कम हो जाना, हाफ हो गया, है ना। मान लीजिए उसका 5 ओहम रेजिस्टेंस था पहले वाले का, तो इसका 2.5 हो जाता, 2.5 हो जाता। उसका 10 ओहम रेजिस्टेंस होता तो उसका 5 ओहम होता, है ना। मतलब कैसे ये फर्क पड़ा, आपने एरिया इसका डबल कर दिया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हुआ ऑटोमेटिकली। ये इसके साथ मैं आपको सारे सारे डायग्राम के साथ एक चीज ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो भी आपको बेनिफिट देगा, ठीक है ना। उसको भी मैं छोटा सा एरो में दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर सब जगह पे उसका एक कॉलम बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ भी एक कॉलम बना देता हूं मैं उसका, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर सब जगह पे एक कॉलम बना लीजिए आप, तो आपको वो चीज भी समझ लेना चाहिए। ये देखिए, ये आपका एक कॉलम बना दिया मैं, अब समझाने जा रहा हूं मैं। इन सब में मैं करंट को इंक्लूड करूंगा कैसे। अभी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस जहां पर ज्यादा होगा करंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के करंट रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करता है, जहां ये ज्यादा वहां ये कम, है ना। जहां ये ज्यादा वहां ये कम, करंट यहाँ पर कम है। यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टिविटी कम हुआ, करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अब यहाँ ये रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, जहां पर रेजिस्टेंस बढ़ा वहां करंट आपका कम हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कम रहा है तो करंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है उसको, रेजिस्टेंस को देखिए, केवल आप करंट का डिस्कशन कर सकते हैं, करंट को डायरेक्टली आप रेजिस्टेंस को देखते हुए लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होगा, कम फ्लो करेगा। तो देखिए हम लोगों ने तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया। क्यों, रेजिस्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस का पढ़ने का एक ही मात्र है कि हमको करंट का उस पर फर्क देखना है, करंट पे क्या असर पड़ता है उसका। ओहम्स लॉ में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इस चीज को कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच करंट डिपेंड। तो करंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस बढ़ता था तो करंट कम होता था, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता था तो करंट भी बढ़ता था। मतलब करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर वही चीज डिस्कशन हुआ। अब यहां देखिए सब मैं आपको बता दिया कि एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है ना। और एक चीज आपको बता देता हूं, मैं मटेरियल डिस्कस किया था आपको, कुछ ऐसे मटेरियल है जो आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, निक्रोम वायर हो गया, इनके रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसीलिए ये लोग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी मटेरियल है जो आपको रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण करंट को हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर भी आपका रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण हाई करंट फ्लो कर, करंट को हमको हाई देना पड़ता है, एक्सेस ऑफ करंट देना पड़ता है, ताकि उसको हम लोग ऑपरेट कर सके। समझ में आया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ लाइट कट जाता है और कोई घर का सदस्य अगर प्रेस करता होता है इलेक्ट्रिक आयरन से, तो वहीं पर स्टॉप आपका करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो उसका लोड नहीं उठा पाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा करंट लेता है। तो उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारा मकसद जो है वो है क्या, कि इस पे इस वाला जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग को न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन करना है, हम लोग को डिस्कस हो चुका है, अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। बस एक बार थोड़ा सा हम यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं इसका, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बताएंगे आपको, सबका यूनिट बताएंगे, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे अहम भूमिका अगर कोई चीज निभाएगा तो यूनिट निभाएगा। आप अगर कोई लैंग्वेज टफ दिया है या आपको समझ नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल में, तो आप उसके यूनिट से आसानी से पकड़ सकते हैं कि वो क्या चीज दिया हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा आसान पड़ेगा। तो बढ़ेंगे वहां उधर, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लिए हम लोग। अच्छा, एक और पॉइंट मेरा शायद हमको लगता है छूट रहा है। क्या छूट रहा है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये एरिया नहीं देता है आपको, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देकर आपको रेडियस दे देता है, ठीक है, रेडियस या डायमीटर दे देता है। तो चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
पहले यूनिट डिस्कस करते हैं और उसी के साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में कूदेंगे। ठीक है, बच्चे एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। इस टाइप का अगर मैं अभी डिस्कस करने जो जा रहा हूं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी फिर से मैं बार बार लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये देखिए एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग एरिया और रेडियस दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, कि जैसे हम लोगों ने लेंथ कंपेयर किया था कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। लेंथ को 2 गुना किए थे, रेजिस्टेंस भी 2 गुना हुआ था, लेंथ को 3 गुना किए थे, रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो गया था। लेकिन एरिया में हम लोगों ने देखा था, एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया था, एरिया को ट्रिपल किया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो गया था, है ना। तो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पड़ा था, मतलब एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस उसी रेशियो में 1/3 हो जा रहा था। 3 टाइम्स किए थे तो 1/3 हो जा रहा था, 2 टाइम्स किए थे तो एरिया को 2 गुना बढ़ा दिए थे, एरिया मोटाई बढ़ा दिए थे, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ाने पे, डबल करने पे हाफ हो जा रहा था, है ना, रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा था। तो देखिए क्या यही सेम फर्क आपका रेडियस करने पे भी होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं यार, एरिया में जो हो रहा है वही आपका रेडियस में भी होगा, तो वही चीज को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं, है ना, एक वायर ले रहे हैं, समझिएगा, एक वायर ले रहे हैं जिसका लंबाई हमने एल रखा है, ठीक है, लंबाई हमने एल रखा है, रेजिस्टेंस आर रखे हैं, है ना, रेजिस्टिविटी रो रखे हैं, और एरिया हमने इसका ए लिया है। ठीक है, अब इसी वायर का हम थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसका एरिया 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, एरिया 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, पहले का एरिया से 2 गुना हो जा रहा है ना, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। लेंथ में कोई फर्क नहीं कर रहा है, लेंथ को वही रहने देते हैं। रेजिस्टेंस आपका फर्क होगा, है ना, रेजिस्टिविटी वही रहने देते हैं। अब क्या देखते हैं, जब हम लोग आर डैश निकालेंगे तो हमारा आर डैश, यहाँ का आर डैश जो निकलेगा रो एल बाई 2a निकलेगा, है ना, इसका जो आर निकलेगा वो निकलेगा रो एल बाई ए। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 रो एल बाई ए, है ना। तो यहाँ से ये रो एल बाई ए क्या है, आर है, तो हमारा आर, यहाँ से जो आर डैश निकला वो क्या निकला, हाफ आर निकला। तो मतलब हम लोगों ने देखा, यहां से हमको क्या समझ में आया कि अगर अगर एरिया डबल होता है, एरिया डबल होता है, डबल होता है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, पहले से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या यही फर्क रेडियस चेंज करने पे भी पड़ेगा। इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है, न्यूमेरिकल जब आएगा तो बहुत कंफ्यूज हो गया, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एरिया की जगह पे रेडियस का फर्क देखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने जो केस किया वो केस क्या किया, इफ एरिया बिकम्स डबल, है ना, बिकम्स डबल, है ना, एरिया आपका डबल होता है तो क्या फर्क पड़ता है। अभी हम लोग केस 2 में डिस्कस करने वाले हैं, कि केस 2 में डिस्कस करने वाले हैं कि इफ रेडियस बिकम्स डबल, है ना, अगर, है ना, रेडियस विल बी 2 टाइम्स, है ना, द इनिशियल वन, या रेडियस बिकम्स डबल कर लेते हैं, है ना, बिकम्स डबल, रेडियस आपका डबल हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए समझिए इस चीज को, है ना। तो हम लोग जब इसका ये लिए, ठीक है, देखिए यहां पर हम लोगों ने लेंथ लिया एल, ये दूसरा केस है ना, ये केस एक खत्म कर चुके हैं हम लोग, अभी दूसरे केस में आते हैं। इसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है ना, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो आपका स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। अब हम लोग सेकंड केस में क्या, इसी में जब हम लोग दूसरा केस लेंगे तो हम लोग को क्या करना है, रेडियस को डबल कर देना है ना, लेंथ को वही रखना है, लेंथ को वही रखना है ना। तो लेंथ आपका क्या है, अभी भी लेंथ आपका एल है, लेकिन रेडियस क्या हो जा रहा है, पुराने रेडियस के डबल हो जा रहा है, मतलब नया रेडियस जो है वो पुराने रेडियस के 2 टाइम्स हो जा रहा है। लेंथ में कोई फर्क नहीं, रेजिस्टेंस फर्क मारेगा, है ना, रेजिस्टिविटी हम लोग वही रखते हैं। अब देखते हैं दोनों में, इसमें अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे, आर हमारा क्या हो जाएगा, रो एल, और एक जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, एक जगह पे हमारा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, सर्कुलर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है,
सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, पाई आर स्क्वायर डालेंगे, पाई आर स्क्वायर डालेंगे। तो हम लोग इसको नोट करके रख लिए भाई, ठीक है। अब नया में आते हैं, इसमें आते हैं, जब हम रेडियस को 2 टाइम्स कर दिए, तो अभी जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, नया रेजिस्टेंस जो होगा रो एल बाई, यहां पर हो जाएगा पाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई 2r का होल स्क्वायर। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको न्यूमेरिकल में तंग करेगा, इसीलिए अगर आप अभी समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है नया रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, रो एल यहां पर हो जा रहा है, ये देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, कभी गलती मत करिएगा, ये r का डबल है ना, रेडियस का डबल है, तो 2r, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये r बाहर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नया रेडियस रेजिस्टेंस जो निकल कर आया है, समझिएगा, यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, है ना। जो नया रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, पुराने रेजिस्टेंस के 1/4 टाइम्स आ रहा है, पुराने रेजिस्टेंस के, पुराने रेजिस्टेंस के 1/4 हो गया। मतलब अभी नया रेजिस्टेंस जो निकला 1/4 ऑफ आर निकला। क्या निकल गया, 1/4 ऑफ आर। यहां पर देखिए अभी आपको फर्क पता चल रहा है, यहां रेजिस्टेंस क्या निकला था, हाफ ऑफ आर। एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस आपका हाफ हो रहा था, मतलब आधा हो रहा था, लेकिन रेडियस को डबल करने से आपका रेजिस्टेंस जो है 1/4 हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओहम था, शुरू में कितना रेजिस्टेंस था, 20 ओहम का आपका रेजिस्टेंस था। आपने क्या किया, एरिया को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस, अब आपका नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहां देखिए निकल के आ रहा है हाफ इंटू 20, हाफ इंटू 20 दैट इज 10 ओहम। कितना निकल के आया, अभी रेजिस्टेंस जो आपका नया वाला हुआ वो 10 ओहम हो गया। मतलब पुराने रेजिस्टेंस से जो आपका 20 ओहम था, अब आपका 10 ओहम रेजिस्टेंस हो गया, मतलब हाफ हो गया, आधा हो गया, घट गया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों घटा, क्योंकि आपने एरिया को डबल कर दिया। मोटाई, मोटा ज्यादा वायर, समझिएगा इस चीज को, मोटा वायर मतलब वो हाई करंट फ्लो करवा सकता है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। समझ रहे हैं आप, एरिया कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ज्यादा हुआ रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस आपका पुराने वाले से कम हो गया और हाफ हो गया। लेकिन यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर मैं वही रेजिस्टेंस को रखता हूं 20 ओहम, तो आपका नया रेजिस्टेंस जो आर डैश निकल कर आएगा 1/4 इंटू 20 कर रहे हैं, तो ये 4 5 जा 20, मतलब आर डैश नया रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 5 ओहम आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 ओहम आ रहा है। बाप रे, ये तो बहुत रेजिस्टेंस को कम कर दिया यार। मतलब रेडियस का हाफ होना या रेडियस का दोगुना होना एरिया के दोगुना होने के बराबर नहीं है। समझिए इस चीज को। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा एरिया डबल हो रहा था तो रेडियस भी डबल हो रहा था, फिर से वही भैया हाफ कर दो, नहीं, ये गलती मत करिएगा, समझे आप, इस चीज को गौर कीजिएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको आप डायमीटर से भी कोरिलेट करके समझ सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आर के जगह पे डायमीटर डाल के भी रिलेशन को निकाल सकते हैं। चलिए कर ही देता हूं आपके लिए मैं, रो एल बाय, आप मेरे बहुत प्यारे हो भाई, तो आपके लिए इतना तो कर ही लूंगा। तो देखिए यहाँ पर पाई आर के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, d/2 का स्क्वायर डालेंगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो यहां से आपको जो नया जो रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बन के आ रहा है रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, और ये जो 1/4 है उसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ये जो यहां से 2 का स्क्वायर निकल के आ रहा है उसको ऊपर लिख ले रहे हैं। मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस इक्वेशन 1 है, जिसको मैंने डायमीटर के टर्म में लिखा है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको डायमीटर के टर्म में लिखा तो r इज इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर आया था, यहाँ आते हैं, यहाँ ये देखिए ये वाला चीज को समझिए, इस पे चेंज करेंगे ना हम लोग,
तो इस पे क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा समझते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ लाते हैं, आर डैश क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पर है रो एल बाई पाई, है ना। अब यहाँ पर 2r है, 2r का स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर है, r के जगह पे हम क्या रखेंगे, d/2 रखेंगे, d/2, तो आपका क्या आ जाएगा, अंदर में 2 पहले से है और रेडियस के जगह पे d/2 आ जाता है, d/2, फिर स्क्वायर लगाते हैं हम लोग, तो ये 2 का कैंसिल हो जाता है। अभी आप कितना हो जा रहा है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, आर डैश आपका क्या निकल के आ रहा है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, है ना। और ओरिजिनल क्या है, इतना है, देखिए रो एल बाई पाई डी स्क्वायर कितना हो जा रहा है आपका, पुराना रेजिस्टेंस का कितना हो रहा है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर ना, यहां पर और उस पे अगर दोनों को डिवाइड मारा जाए, देखिए यहां थोड़ा सा डिस्कस कर ले इसको, क्या यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, देखिए यहाँ छोटा सा जगह बचा है, लेकिन ये किसका है, ये रेडियस और डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिएगा ये इसका केस 2 का है, केस 2 का पार्ट है ये, है ना, केस 2 का पार्ट है, समझिएगा। अभी हमारा जो ये डायमीटर में हमने चेंज किया तो क्या निकला, डायमीटर में हमारा आर डैश जो है वो निकल रहा है रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, है ना, ठीक है। और r जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए। r डैश बाई r करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, है ना, नीचे 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, रो एल से कट रहा है, पाई डी स्क्वायर से कट रहा है, 4 बच रहा है नीचे, मतलब r डैश जो है वो 1/4 r का हो रहा है। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, समझिए। अभी भी रेजिस्टेंस जो है डायमीटर के केस में भी, डायमीटर और रेडियस दोनों का केस सेम आया, रेडियस और डायमीटर का केस सेम आया। देखिए रेडियस चेंज करने से, रेडियस को 2 टाइम्स करने से आपका वही फर्क पड़ा, और डायमीटर को भी डायमीटर का कॉन्सेप्ट में उसी चीज को लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब डायमीटर के टर्म में भी आप लिख के सेम रिएक्शन, सेम रेजिस्टेंस का रिलेशन ला सकते हो, तो बढ़िया है। ये पूरा डिस्कशन अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, हौच पौच हो गया हो तो प्लीज लिखिए कमेंट में, मैं आपको इसको एक एक करके सेपरेट करके सारा चीज दे दूंगा आपको। लेकिन मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा पीछे कर करके वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा चीज एक एक करके मिलेगा, उसको नोट करते जाइएगा, तो ये बेस्ट आइडिया होगा मेरे तरफ से, है ना। तो अब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का, इस रिलेशन का पूरा एक एक पन्ना खोल के हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा, मजा भी आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जो बेस्ट है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आपके सामने आया है, सबसे पहले आप जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो गिवन को प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। ये गिवन आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाता है, गिवन से आपको ये समझ में आता है हमको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है जिसकी मदद से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहले गिवन नोट करते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के गिवन नोट करते हैं। अब कॉपर वायर, मटेरियल क्या दिया हुआ है, मटेरियल आपका कॉपर वायर दिया है, हैज डायमीटर 0.5 mm, मतलब आपका डायमीटर कितना दिया है, 0.5 mm, है ना। देखिए आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद चेंजेस करेंगे। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। यूनिट के साथ लिखिए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ क्या होगा, लेंथ पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम रेजिस्टेंस बनाना है ना। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच डज द लेंथ, डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, मतलब एक नया रेजिस्टेंस कब निकालना है आपको, ये नहीं दिया हुआ है, कब का, जब आपका डायमीटर डबल हो जाए, इफ डायमीटर जो है आपका, न्यू डायमीटर जो है 2 टाइम्स पुराने डायमीटर का हो जाए, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने गिवन नोट किया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
सबसे पहले क्या करते हैं, डायमीटर जो सबसे पहले आपका काम है कि देखिए ऐसा तो कोई चीज नहीं दिया हुआ है, जो दिया तो है आपका लेकिन वो ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये mm में दिया हुआ है और मैं अभी आपको जस्ट ही कुछ देर पहले नोट कराया हूं कि ये स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं उसको हम लोग ऐसा यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग 1 mm को क्या लिख सकते हैं, इस mm के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 मीटर, या उसको 10⁻³ मीटर भी हम कह सकते हैं। तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। तो डायमीटर हमारा अब ऐसा यूनिट में चेंज हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी भी ऐसा यूनिट में है। लेंथ आपको निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया है, लेंथ दिया है। इनकी मदद से, लेंथ नहीं दिया है ना, तो कुछ और भी दिया होगा। व्हाट विल बी द लेंथ टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। अच्छा, ये इतना चीज आपको दिया है ना भाई, इतना चीज आपको क्यों दिया है, ये लेंथ निकालने के लिए दिया है। अब आप इसमें आराम से ये फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। ए के जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर का यूज लेना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर उसको निकाल लेता हूँ। एरिया जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर π/4 डी स्क्वायर डालते हैं, ये डायमीटर है ना। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, अभी यूज करेंगे उसको, रो एल बाय π/4 π/4 डी स्क्वायर। ये 4 जंप करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ नोट करते हैं, रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू डालते हैं और फटाफट एल निकालते हैं। तो यहाँ से एल जो है आपका फॉर्मूला पहले बना लीजिए, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब कुछ इधर आ जाएगा, तो आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय रो एल। रो एल तो यही रह गया, रो डालेंगे और 4 डालेंगे ना, 4 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। केवल एल को छोड़ के बाकी सब इधर आ जाएगा, रो इंटू 4, है ना। देखिए और कुछ बच गया क्या, आर इंटू पाई डी स्क्वायर, ठीक है। फिर रो और 4 इधर आ गया, एल वही है, ठीक है। अब वैल्यू डालिए, आर आपको कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, डाल दीजिए, 10 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू हम एक काम करते हैं, पॉइंट वाला ले लेते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। तो आप यहाँ पर 3.14 ले लीजिए, है ना। पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, दैट इज 3.14 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं पाई की जगह 3.14, है ना। डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ है ना, 0.5 इंटू 10⁻³। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, हमको लग रहा है दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। एल का जो फॉर्मूला बना वो बना क्या, आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई रो इंटू 4। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो आर हमारा 10 है ना, और पाई की वैल्यू 3.14 है, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए मीटर। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय यूनिट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, हाँ। तो ये हो गया, पाई डी का वैल्यू डालेंगे, और ये हो गया रो, रो कितना है, रो भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻8, 1.6 इंटू 10⁻8, है ना, और इंटू 4। अब आपको कट करना है ना। तो देखिए 4×7=28 और कितना बचा, 3, 1, 4, 2 से काटते हैं पहले तो हम खोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 10 इंटू 3.14, ठीक है। और ये आपका 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 और 2 के बाद पॉइंट, तो 0.25, है ना। ये हो जा रहा है 10⁻6, नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, देखिए नीचे आ जा रहा है आपका 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू 4, है ना। तो ये देखिए आपका यहाँ से और हम लोग कर सकते हैं आगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट को आप हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपका 200 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट अगर हम रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा,
और यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, सारा पॉइंट रिमूव हो गया। तो अभी आपको काटना है जीरो को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10⁻⁻8 है ना, 10⁻6 है। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, ये आपका, रुकिएगा, जितना भी पहले नॉर्मल जीरो कट रहा है काट लीजिए, एक दो, ठीक है, और 3 जीरो बचा, ऊपर ले जाइए। 10 का पावर कितना हो गया, 10 का पावर 3 जीरो ऊपर चला गया तो 10 का पावर -9 हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक और जीरो कट कर लेते हैं, ये भी कट रहा है, देखिए कट रहा है। तो अब ये देखिए 2 जीरो गया तो 10 का पावर -8 हो गया ऊपर। तो ये दोनों जीरो यहाँ से हटा के ऊपर 10 का पावर -8 कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का पावर -8 है और 10 का पावर 2 है, -8 में से 2 चला गया तो 10 का पावर -6 हुआ। तो ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट हट गया यहाँ से, 314 इंटू 25, है ना। और ये 10 का पावर, ये पूरा कट गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका बचा कितना नीचे, 16 इंटू 4। और कुछ बच रहा है देख लीजिए अच्छे से, नहीं और कुछ नहीं बच रहा, तो आपको कैंसिल करना है बस, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 के टेबल से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, एक बचा, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, है ना। तो आपको इसको डिवाइड ही मारना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 157 इंटू 25 करके, और उसको 32 से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। 25 6 150, 25 सते 175 का 5, है ना। 175 का 5 करते हैं, 175 का 5, 25 सते 175 का 5, 25 5 125, है ना, 125 और 135 और 25 5 75, 25 सते 175 का 5, 17 बचा, 25 5 125 और कितना बचा, 17 बचा, 135 और 140 142 का 2 हाथ में रहा, 14, ठीक है, 14। तो 25 का 25 और 10 35 और 4 39, 3925, है ना। और नीचे हो जा रहा है आपका 16 दूना 32, 32 से, है ना। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको एल मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके डायरेक्ट लेंथ लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, अब हमारा सेकंड जो चीज है, लेंथ निकल जाएगा इससे, डिवाइड कर लीजिए। चलिए चलिए फटाक से कीजिए इसको डिवाइड, ठीक है, करिए। देखिए हमारा लेंथ निकल कर आ गया, इसको कट करेंगे ना तो आपका लेंथ जो है 122.65 मीटर आ जाएगा। अब इसके सेकंड पॉइंट में ध्यान देते हैं। सेकंड जो बोल रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, है ना। डायमीटर इज डबल्ड, ध्यान दीजिए, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको, जस्ट अभी हम इसका केस बताए थे और आपको बोले थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आ गया, बोला जा रहा है कि डायमीटर को डबल किया जाए। जब हमारा डायमीटर डबल होता था तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता था, 1/4 हो जाता था, याद है। और एरिया डबल होता था तो क्या होता था, हाफ होता था। इस चीज पे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है अभी, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर दिखाना चाहेंगे तो फिर से आप वही चीज करके दिखाना होगा कि आप पुराने वाले में क्या था, पुराना वाला रेजिस्टेंस इसको लेके चलना पड़ेगा, और नया वाला आपका क्या था, सॉरी पुराना वाला आपका ये था, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखिए ये रिलेशन ओरिजिनल वाला रहेगा, है ना। इनिशियल इक्वेशन इसको मानिए, और फिर रेजिस्टेंस चेंज करके हम लोगों ने रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस पे क्या बनाया था, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो आपका डायमीटर डबल होने के कारण, अभी डायमीटर क्या है, डी है, तो आपका हो गया आर आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन है। अभी हम लोगों ने डायमीटर को डबल किया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई, यहाँ पर पाई बाई 4, और डी जो है आपका डबल हो गया, पुराने डायमीटर का डबल, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये बाहर निकलेगा, है ना, ये आपका बाहर निकलेगा। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो आपका हो जाएगा, है ना, वो डायमीटर डबल होने के कारण यहाँ हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू
रो एल और यहाँ से पाई बाई 4 वैसे ही रहेगा और ये निकल जाएगा, हो जाएगा 4d²। और ये डी 4 कट गया है ना। तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस निकला है आर डैश, वो क्या हो जाएगा, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, है ना। रो एल बाय पाई डी स्क्वायर न्यू रेजिस्टेंस, है ना। जो पुराने रेजिस्टेंस के कितने टाइम्स है वो हम लोग निकाल सकते हैं उन दोनों को डिवाइड करके। तो वो रिलेशन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आर डैश बाई आर क्या देगा आपको, आर डैश कितना है, दैट इज रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, है ना। और ये कितना है, रो 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो देखिए पूरा का पूरा, ये पूरा चीज कट जा रहा है, पूरा ये कैंसिल हो जा रहा है इससे, है ना। ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा कितना है यहाँ पर 1/4। यहाँ क्या बचा, आर डैश बाई आर। तो आर डैश आपका क्या निकल गया, 1/4 इंटू आर। इसको अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पुराने रेजिस्टेंस के 1/4। तो लिखेंगे द रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। न्यू रेजिस्टेंस, है ना, will become 1/4 ऑफ इनिशियल वन, है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस। ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है ना। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये एग्जाम में पूछा जा सकता था, जिस जो मैं चर्चा किया था उस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया। कभी कभी क्या होता है, आपको देखिए ये जो फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें से आपको कभी कभी यहाँ का डायमीटर पूछ देता है ना। डायमीटर को कभी कभी लेंथ पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ देता है, और कभी कभी अननोन रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस पूछ देता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। तो इन चारों इन कभी रेजिस्टेंस निकालने का, कभी रो निकालने का, कभी एल निकालने का, कभी ए निकालने का, इसको 5 इनका चारों निकालने का एक एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं क्या निकालने आता है, ठीक है। तो आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, लेंथ निकालना सीखा था, बाकी सारा चीज गिवन होने के बाद, डायमीटर गिवन होने दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, रेजिस्टिविटी दिया हुआ था, लेंथ निकालना था। और सेकंड केस में हम लोग को बताना था कि अगर हम डायमीटर में चेंज करते हैं, डबल करते हैं, तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो आने वाला है वो क्या आ रहा है, देखिए गिवन नोट करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओहम, है ना। तो गिवन पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि जो वायर का जो लेंथ है वो आपका 1 मीटर का है ना। फिर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 26 ओहम। यूनिट से देखिए पकड़िए आराम से, है ना। टेम्परेचर का कोई रोल अभी है नहीं यहाँ पर, है ना। फॉर्मूले में टेम्परेचर कोई रोल नहीं निभाता है, बस आपको कंडीशन दे दिया कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस में नोट किया गया है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, है ना। डायमीटर आपको कितना दिया है, 0.3 mm। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये mm में दिया और mm ऐसा यूनिट आपका नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं सिखा चुका हूं आपको कि करना पड़ेगा आपको, ओके, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, मेटल। तो रेजिस्टिविटी आपको निकालना है ना। तो देखिए 3 चीज गिवन है, रेजिस्टिविटी निकालना बहुत आसान है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं इस केस में, इसकी मदद से रेडियस निकालते हैं, फिर रेडियस की मदद से आपको वहां पर यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो करें क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिलेशन है। R इज इक्वल टू क्या, दैट इज रो एल बाय एक जगह हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और इसको भी हम लोग आगे चल के 4 को ऊपर ले जाके इसी रिलेशन को हम लोग लिखे थे 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम लोग को आता है ना भाई, और इस रिलेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर निकल के आया है वो क्या है, आर निकल के जो आया है वो है 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, है ना। अब यहां से हम लोग रो का वैल्यू, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सब चीज यहां आ जाएगा, आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 4 और एल, है ना। तो अब इसके रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट आपको मिल गया, अब इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए,
ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। तो रेजिस्टिविटी आपको निकालना है। आर आपको कब कितना पता है 26, पाई आप 3.14 लीजिए, है ना। डी आपका कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां ले लीजिए। फिर यहाँ नीचे आइए, आपको 4 और एल कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। अब इस पूरे को कैलकुलेट कीजिए आप, दैट इज 26 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09 करके देख लीजिएगा आप, है ना। 0.3 का स्क्वायर का मतलब 0.3 इंटू 0.3, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6, है ना। ये देखिए आपका आ रहा है, क्या निकल रहा है रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट बाद में ओहम मीटर होने वाला है। और नीचे आपका 4 है, ठीक है। अब 4 से हम लोग कटिंग करते हैं, है ना, काटते हैं। तो 2 2 जा 4, है ना। ये कट आपका कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ का पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ का भी पॉइंट हटा सकते हैं और नीचे लिखिए, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से पॉइंट हटता है तो नीचे हो जाता है 100, यहाँ से पॉइंट हटता है तो देखिए 2 के बाद पॉइंट था फिर 100। तो अब आपका क्या निकल के आता है ऊपर 13 इंटू 314, है ना, इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे आ रहा है क्या 2 इंटू कितना 10⁻4। उसको भी ऊपर ले जाएंगे हम लोग। अभी सॉल्व हो गया हमारा, खत्म होने वाला है। 2 1 जा 2, इसको कट कीजिए, 2 1 जा 2, है ना, एक बचा 2 5 जा 10 और एक गया आगे 2 7 जा 14, 157, ठीक है। अब आपके पास जो कैलकुलेशन के लिए 13 इंटू 157, 13 इंटू 157 इंटू 9, और ये देखिए 10⁻⁻10 हो जा रहा है यहाँ पर, है ना, ओहम मीटर लग जा रहा है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेट कीजिए। 13 इंटू 157 इंटू 9, है ना, ये बचा, और इंटू 10⁻⁻10 हुआ। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 13 से हम लोग करते हैं, है ना, तो देखिए निकल रहा है 13 7 जा 91 का 1, है ना, 13 5 जा 65 एंड 9, 65 और 9 कितना हुआ 74, है ना। तो 74 का 4 हाथ पे रहा 7, 13 1 जा 13 1 जा 31, 13 1 जा 13 एंड 7, दैट इज 2041 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10 ओहम मीटर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है रेजिस्टिविटी, दैट इज 9 1 जा 9, है ना, फिर 9 4 जा 36 का 6 और बचा 3, तो 9 0 जा 0, और जो कैरी आया 3 वो लिख लेते हैं यहाँ, 9 2 जा 18, है ना, 9 2 जा 18, इतना आ रहा है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 ओहम मीटर। अब क्या करें हम लोग, अब हमको इसको स्टैंडर्ड में करना होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻⁻10, और ये जो इसको हम लोगों ने पॉइंट को एडजस्ट किया है, वो इधर पॉइंट लाने पे 10 के पावर में प्लस का पावर चढ़ता है, 10 के पावर में पॉजिटिव पावर चढ़ता है इधर लाने पे, और इधर ले जाने पे नेगेटिव पावर। तो पॉइंट को हम लोगों ने अंदर लाया, यहाँ से उठाकर अंदर लाए 4, 1 2 3 4, तो पॉजिटिव में हम लोग पॉइंट मतलब 4 पावर डालेंगे, ये ओहम मीटर में होगा। तो ये इसको इंपैक्ट करेगा, 10⁻⁻10 में से 4 चला गया तो आपका आ जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर, ये आपका रेजिस्टिविटी निकल कर आता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने इसमें काफी कुछ डिस्कस कर लिया है ना, मतलब रेजिस्टिविटी निकालना सीख गए हम, है ना, लेंथ निकालना सीख गए, बाकी चीज दिया रहेगा, एरिया निकालना सीख गए। अब रेजिस्टेंस भी निकालना सीख जाएंगे। रेजिस्टेंस भी बहुत आसान है निकालना। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपने इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पूरा अच्छे से समझेंगे, उससे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसको समझेंगे। फिर हम लोग लास्ट में एनर्जी थोड़ा सा उसमें, मतलब हमको लगता है अगला हीटिंग इफेक्ट होगा, देखते हैं उसमें और कुछ भी ऐड होता है तो ऐड करेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल डील करते हैं और फिर इसको बाइंड अप करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बोल रहा है कि केस वन में, केस वन मतलब इनिशियल कंडीशन, केस वन मतलब इनिशियली, इनिशियली है ना। इनिशियली जो है एक वायर है जिसकी जिसका लंबाई जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, लंबाई जो है वो एल दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, ए दिया है, और उसका रेजिस्टेंस आर जो है वो गिवन है, कितना 4 ओम गिवन है, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी जो है मान लीजिए आपको रो दिया हुआ है ना। मतलब मटेरियल चेंज नहीं करेगा इसमें, है ना। मटेरियल सेम मटेरियल देखिए लिख दिया है, ऑफ द सेम मटेरियल। तो ठीक है, आपका केस वन हो गया है। और केस टू में हम लोग को क्या करना है, केस टू में आपको क्या करना है कि लेंथ को उसका आधा कर दिया जाए और एरिया को उसका डबल कर दिया जाए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, है ना। और लेंथ को आधा कर देता हूं मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पहले के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डबल कर दिया मैंने, है ना। और लेंथ को पहले के लेंथ की अपेक्षा अभी का L/2 कर दिया मैं, ठीक है। अब दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो L/A, है ना। छोड़ दिया इक्वेशन वन देके। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर R नया रेजिस्टेंस R डैश होगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी नया जो R डैश बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा रो, एल के जगह पे हम लोग लिखेंगे L/2 और रजिस्टर एरिया के जगह पे 2A लिखेंगे। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो ये जो बाई टू वाला है वो नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4A हो जाएगा, है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका, R इज इक्वल टू रो रो एल बाई मतलब रो एल बाई 4A, है ना। तो रो एल बाई 4A देखिए, हम ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ रो एल आ चुका है, ए आ चुका है ना। तो आर देखिए इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये रो एल बाई ए को देखिए थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो आ रहा है आपका नया रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराना रेजिस्टेंस के 1/4 दिख रहा है आपको, 1/4 रो एल बाई ए दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको रो एल बाई ए दिख रहा है और यहाँ पर ये 4 को अगर मैं अलग कर दूं तो 1/4 रो एल बाई ए दिख रहा है। रो एल बाई ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आर डैश, नहीं सॉरी, आप क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, है ना। तो आर आप यहाँ लिख दीजिए, तो आर डैश आपका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू आर, है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया, पुराने रेजिस्टेंस के 1/4 हो गया। अब हमको क्या करना है, पुराना रेजिस्टेंस अभी नया रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आर डैश नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/4 इंटू आर कितना है, 4 ओम, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, 1 हुआ। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया, न्यू रेजिस्टेंस न्यू आर डैश इज 1 ओहम, है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना निकला, 1 ओहम। मतलब आपका इस तरह का चेंज लाने के बाद रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से कम हो गया, मतलब लेंथ कम करने से, एरिया बढ़ाने से वो करंट के लिए फेवरेबल हुआ, करंट को फेवर करेगा वो, और इसमें रेजिस्टेंस कम होने के कारण अच्छा करंट फ्लो करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो क्वेश्चन यहीं पर ये खत्म होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो इस वीडियो में, इस लेक्चर को देख के आपको कुछ लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपको बोर्ड में कुछ हेल्प मिल सकता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लोगों को बताइए, लोगों को फैलाइए, ताकि मेरा वीडियो आपके तक मैं और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पेश कर सकूं और एनर्जी से बनाऊं, ठीक है। और अगर कहीं कहीं भी कमी लगता है या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, समझ में नहीं आता है, या आपको लगता है कि यहाँ पर ये बंदा गलत कर रहा है या कोई और सजेशन की देने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। मैं आपके लिए उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, समझिए और आप अपने लिए हेल्पफुल बनाइए। तो यहीं के साथ मैं इस लेक्चर नंबर 4 में इलेक्ट्रिसिटी का विदा लेता हूं, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर, और थोड़ा बहुत और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, और जो हो सकेगा देखेंगे उस लेक्चर में नेक्स्ट में क्या क्या आता है। तो बढ़ते हैं
अगला 2 या 3 दिन में नया वीडियो फिर डालूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।